जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात हो तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा जनमत में होने वाली है वो इस मायने में बहुत विशेष हो जाती है, खास हो जाती है कि एक तरफ मिडिल ईस्ट में जो आग लगी, जो चिंगारी उठी, उसने धीरे धीरे दुनिया को अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया। और दुनिया में जिस तरीके का वैश्विक संकट ऑयल को लेकर गरमाया, उसके बाद हर जगह सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि आखिर ये युद्ध कब जाकर रुकेगा। तो एक अच्छी खबर, एक बेहतर खबर, इस खबर को कहा जा सकता है जो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल मध्य पूर्व में जारी युद्ध को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। बयान किसका? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ चल रहा यह सैन्य संघर्ष अब अपने अंतिम चरण में पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 से 3 सप्ताह के भीतर यह युद्ध समाप्त हो सकता है और अमेरिका जल्द ही ईरान से अपनी सैन्य मौजूदगी कम कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर पिछले महीने के अंत में ईरान के खिलाफ जो सैन्य अभियान शुरू किया था, यानी 28 फरवरी को जो सैन्य अभियान शुरू हुआ था, उसके अधिकांश लक्ष्य हासिल कर लिए गए। उन्होंने दावा किया कि इस अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को कमजोर करना था, जिसे अब काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना इस समय ईरान के हवाई क्षेत्र में पूरी तरह से हावी है और कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाकर वहां की सैन्य क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने ये दावा किया कि ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य और राजनीतिक नेताओं को इस दौरान निशाना बनाया गया, जिससे वहां की सत्ता संरचना पर भी असर पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि तेहरान में अब जो नई नेतृत्व व्यवस्था उभर रही है वो पहले की तुलना में कम कट्टरपंथी और अधिक व्यवहारिक नजर आ रही है। ट्रंप के अनुसार ये बदलाव क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद कर सकता है। युद्ध के आर्थिक असर पर भी ट्रंप ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। हालांकि उनका दावा है कि जैसे ही अमेरिका ईरान से अपनी सैन्य कार्रवाई खत्म करेगा, तेल की कीमतें स्वतः ही नीचे आ जाएंगी। ट्रंप ने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका इस युद्ध को खत्म करने के लिए किसी औपचारिक समझौते का इंतजार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें किसी डील की जरूरत नहीं है। उनके अनुसार जब अमेरिका को यह भरोसा हो जाएगा कि ईरान लंबे समय तक परमाणु हथियार बनाने में सक्षम नहीं रहेगा, तब अमेरिकी सेना वहां से हट जाएगी। इस बीच ईरान की ओर से भी जवाबी कदम उठाए गए। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकरों की आवाजाही को प्रभावी रूप से बाधित कर दिया है। इस कदम का सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ रहा है, जिससे कई देशों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बाधित रहता है तो वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा सकता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अब काम पूरा करने की स्थिति में है और अगले कुछ हफ्तों में सैन्य अभियान समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि यह फैसला पूरी तरह अमेरिका के आकलन पर आधारित होगा, न कि किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव या समझौते पर। हालांकि ट्रंप ने इन दावों को लेकर कई सवाल भी, जब ट्रंप ने दावा किया तो उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ विश्लेषक ये कह रहे हैं कि स्थिति इससे कहीं अधिक जटिल हो सकती है और जमीनी हालात को देखते हुए इतने कम समय में पूरी तरह शांति स्थापित होना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिलहाल मध्य पूर्व में तनाव बरकरार है और दोनों पक्षों की ओर से सैन्य गतिविधियां भी जारी हैं। और ऐसे में ट्रंप का यह बयान एक बड़ा संकेत जरूर है कि शायद आने वाले वक्त में जल्द ही यह युद्ध रुक जाए। लेकिन यह देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर अगर ट्रंप के दावे सही साबित होते हैं
तो ये युद्ध जल्द ही समाप्ति की ओर बढ़ सकता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर ट्रंप ये कह रहे हैं, ये संभावना, ये संकेत दे रहे हैं, इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बहुत जल्द 2 से 3 हफ्तों में ये युद्ध समाप्त हो सकता है, जब उन्हें ये लग जाएगा कि ईरान ने अपनी जो परमाणु क्षमता बनाई हुई थी वो काफी पीछे चली गई है, पाषाण युग में पहुंच गई है, जैसा कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था। लेकिन इन सब के बीच, मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच, ब्रिटेन ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध से खुद को अलग रखने का स्पष्ट निर्णय भी कर लिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कर दिया है कि उनका देश इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। उन्होंने दो टूक कहा कि ईरान का ये युद्ध हमारा नहीं है और ब्रिटेन अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेगा। कीर स्टारमर का यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका अपने सहयोगी देशों से समर्थन की उम्मीद कर रहा है, लेकिन अब तक किसी भी नेटो देश ने ईरान के खिलाफ युद्ध में खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दिया और ऐसे में ब्रिटेन का भी ये रुख अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही नाटो देशों पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों पर तंज कसते हुए कहा था कि अब उन्हें खुद के लिए लड़ना सीखना होगा, अमेरिका हमेशा उनकी मदद के लिए मौजूद नहीं रहेगा। ट्रंप ने यहां तक संकेत दिए कि यदि सहयोगी देश समर्थन नहीं देते तो अमेरिका नेटो से बाहर निकलने पर भी विचार कर सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उन पर ईरान युद्ध में शामिल होने के लिए काफी दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपना रुख नहीं बदला। उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी दबाव या शोर शराबा क्यों ना हो, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और देश के हितों के अनुसार ही निर्णय लेंगे। कीर स्टारमर ने यह भी कहा कि ब्रिटेन के दीर्घकालिक हित यूरोप के साथ मजबूत संबंधों में निहित है। इसी दिशा में उन्होंने निकट भविष्य में यूरोपीय संघ के सहयोगी देशों के साथ एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की। हालांकि ब्रिटेन ने युद्ध में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन उसने कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने के संकेत जरूर दिए हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि उनका देश हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके बंद होने से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा गया है। कीर स्टारमर ने बताया कि 35 देशों ने एक साझा बयान पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर सुरक्षा बहाल करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन हर संभव कूटनीतिक प्रयास कर रहा है ताकि क्षेत्र में तनाव कम किया जा सके और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सामान्य किया जा सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस संकट से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका यही है कि मध्य पूर्व में तनाव को कम किया जाए और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोल दिया जाए। आगे उन्होंने कहा कि भले ही ये संकट कितना भी गंभीर क्यों ना हो, ब्रिटेन इसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके अनुसार सरकार देश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों को इस वैश्विक संकट के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी अपने देश को संभावित आर्थिक चुनौतियों के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले महीने आसान नहीं होंगे और वैश्विक तनाव का असर ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार देश को इस संकट के सबसे बुरे प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। एल्बनीज ने कहा कि यह अनिश्चित समय है, लेकिन एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। कुल मिलाकर ईरान को लेकर जारी इस संघर्ष ने वैश्विक राजनीति को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां अमेरिका सैन्य दबाव के जरिए अपने लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहा है, वहीं ब्रिटेन और अन्य देश कूटनीतिक समाधान और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब सबकी नजर
आने वाले दिनों पर टिकी है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर चुके हैं, प्रस्तावित जो वो राष्ट्र को संबोधन देने वाले हैं, खासतौर से राष्ट्र के नाम जो संदेश देने वाले हैं, उस पर टिकी हुई है कि वो राष्ट्र को क्या संदेश देते हैं, क्या वो युद्ध रोकने के दिशा में कोई बड़ी बात कहते हैं, नेटो को लेकर उनका क्या फैसला हो सकता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। और उनके उस बयान पर ही निर्भर करेगा कि आगे टकराव बढ़ेगा या कूटनीति के जरिए कोई हल निकल पाएगा। तो कुल मिलाकर इंतजार अब डोनाल्ड ट्रंप की अगली रणनीति पर है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम जो वो संबोधन देने वाले हैं, उसमें वो क्या कहने वाले हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पश्चिम एशिया में जो संघर्ष है वो भयानक रूप लेता जा रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच जारी युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और हमले के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। एक और इजराइल ने हवाई और जमीनी हमले तेज कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। इजरायली रक्षा बलों के अनुसार बुधवार को बेरूत में किए गए बड़े हमले में हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के वरिष्ठ कमांडर हाजी यूसुफ इस्माइल हाशिम को मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि यह हमला इजराइल की नौसेना द्वारा किया गया, जिसमें सटीक निशाना साधते हुए हाशिम को खत्म किया गया। हाजी यूसुफ इस्माइल हाशिम को हिजबुल्लाह का एक बेहद अनुभवी और प्रभावशाली कमांडर माना जाता था। उसके पास 4 दशकों से अधिक का सैन्य अनुभव था और वो संगठन के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका था। साथ ही वो इजराइल के खिलाफ कई बड़े हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में भी शामिल रहा था। उसकी मौत को हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बेरूत में हुए हमले को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार इजराइल ने राजधानी के दक्षिणी इलाकों और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 24 अन्य घायल हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इन मौतों की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि कई हमले वाहनों को निशाना बनाकर किए गए, जिससे इलाके में भारी तबाही हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में दक्षिणी लेबनान में सैन्य कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए थे और उसी के बाद से इजरायली सेना ने हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता को पूरी तरह खत्म करने के लिए ये अभियान चला रहा है। इस युद्ध के मानवीय प्रभाव भी बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अब तक इजरायली हमलों में 1200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 12 लाख लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। लेबनान के कई इलाकों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने भी अपनी आक्रामक रणनीति जारी रखी है। संगठन ने तेहरान के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजराइल के कई इलाकों पर रॉकेट दागे हैं। इन हमलों के जवाब में इजराइल ने जमीन और हवा दोनों तरफ से नए सिरे से बड़े हमले शुरू कर दिए। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये संघर्ष अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि इसमें कई पक्ष सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। ईरान का समर्थन हिजबुल्लाह को मिल रहा है, जबकि इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है और ऐसे में ये टकराव और अधिक खतरनाक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार इस संघर्ष को लेकर चिंता जता रहे हैं और शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात में फिलहाल किसी तरह की राहत के संकेत नहीं दिखाई देते। कुल मिलाकर इजराइल और लेबनान के बीच ये युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर दिन नए हमले, हर दिन बढ़ती तबाही के साथ हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस संघर्ष को रोक पाते हैं या ये और बड़े संकट का रूप ले लेता है।
तो इजराइल स्पष्ट कर चुका है कि वो किसी भी हाल में अपने देश की संप्रभुता पर अगर कोई खतरा मंडराता है तो हर वो उस चीज का खात्मा करेगा, हर उस संगठन का खात्मा करेगा, हर उस आतंकवादी गतिविधियों पर प्रहार करेगा जो उसके राष्ट्र हित को नुकसान पहुंचाती हो, उसके राष्ट्र को नुकसान पहुंचाती हो। और इसी कड़ी में इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, नष्ट कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध, बड़ा बयान इसे लेकर इस बीच आ रहा है। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान ने युद्ध विराम की इच्छा जताई है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान चाहता है कि युद्ध विराम हो जाए, युद्ध रुक जाए। हालांकि ईरान की ओर से इस दावे को कोई समर्थन नहीं मिला, जिससे स्थिति और अधिक उलझती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान के नए नेतृत्व ने अमेरिका से सीज फायर का अनुरोध किया है। ट्रंप ने लिखा कि ईरान का वर्तमान नेतृत्व पहले की तुलना में कम कट्टरपंथी और अधिक व्यवहारिक है और उसने युद्ध विराम की इच्छा जताई है। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी भी प्रकार के युद्ध विराम पर तभी विचार करेगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोला जाएगा और वहां समुद्री आवाजाही सामान्य की जाएगी। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अमेरिका ईरान पर अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि यदि ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो उसे पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि ईरान को पाषाण युग में वापस भेज दिया जाएगा। उनके इस बयान को बेहद आक्रामक माना जा रहा है और इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि ट्रंप के इस दावे के उलट ईरान की ओर से अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि ईरान युद्ध जारी रखने के लिए तैयार है और किसी भी तरह के दबाव में आने वाला नहीं है। अरागची ने कहा कि ईरान के लोगों से धमकियों या समय सीमा के आधार पर बात नहीं की जा सकती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ईरान अपनी रक्षा के लिए किसी समय सीमा का पालन नहीं करता और जब तक आवश्यक होगा संघर्ष जारी रहेगा। इस बीच ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने भी अमेरिका के दावों को खारिज करते हुए सख्त रुख अपनाया है। आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों से होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खुलेगा और इस क्षेत्र पर ईरान का नियंत्रण पूरी तरह कायम है। आईआरजीसी ने अपने बयान में यह भी कहा कि यह रणनीतिक जलमार्ग दुश्मन देशों के लिए नहीं खोला जाएगा और अमेरिका के दबाव या धमकियों का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह बयान साफ संकेत देता है कि ईरान फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं दिखता। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस पूरे संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी मार्ग से होकर गुजरता है और इसके बंद होने से वैश्विक ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। यही कारण है कि अमेरिका इस मार्ग को खोलने पर जोर दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कई बार ये दावा कर चुके हैं कि ईरान युद्ध विराम चाहता है, लेकिन हर बार ईरान इन दावों का खंडन करता है। इससे दोनों देशों के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। फिलहाल जमीनी स्थिति यह है कि युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा। दोनों पक्षों की ओर से हमले जारी हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। एक ओर अमेरिका और इजराइल सैन्य दबाव बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान भी जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हट रहा है। कुल मिलाकर ट्रंप का यह दावा एक नया मोड़ जरूर देता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास गहरा है और किसी भी प्रकार का तत्काल युद्ध विराम फिलहाल दूर की संभावना लगता है। हालांकि आने वाले दिनों में, जैसा कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों में युद्ध रुक जाएगा और जब वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप कुछ ऐसा कहेंगे जिससे इस दिशा में बड़ा संकेत मिलेगा कि युद्ध रुकेगा, दुनिया वैश्विक संकट से उबर पाएगी। तो मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच लगातार नई नई तस्वीरें, नए नए मोड़, नए नए आयाम, नए बयान
हर दिन आ रहे हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने संयुक्त अरब अमीरात में भी एक बड़ा कदम उठाने की दिशा में बड़ी तस्वीर दिखा दी है। रिपोर्ट्स ये कह रही है कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जबरदस्ती खोलने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों की मदद कर सकता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि यदि ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब खाड़ी क्षेत्र का कोई देश सीधे तौर पर इस संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाएगा। अब तक संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश इस युद्ध से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन बदलते हालातों के बीच उन्हें अधिक सक्रिय रुख अपनाने की ओर ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य बना हुआ है उन्हें उस ओर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट से कह रही है कि संयुक्त अरब अमीरात इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने में लगा है। वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाने के लिए लॉबिंग तक कर रहा है, जिससे हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए सैन्य या संयुक्त कार्रवाई को मंजूरी मिल सके। सूत्र ये कह रहे हैं कि यूएई के राजनयिक अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों से संपर्क कर रहे हैं ताकि एक संयुक्त सैन्य गठबंधन बनाया जा सके। इस गठबंधन का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को फिर से सामान्य करना होगा, जो फिलहाल तनाव और सैन्य गतिविधियों के कारण बाधित है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ईरान और ओमान के बीच ये स्थित है, फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और ऐसे में यहां किसी भी तरह की रुकावट का असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस जलमार्ग की भौगोलिक स्थिति भी इसे बेहद संवेदनशील बनाती है। इसका सबसे संकरा हिस्सा लगभग 33 से 35 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि जहाजों के आवागमन के लिए सुरक्षित मार्ग सिर्फ 2 मील चौड़ा है, करीब 2 मील। अब ऐसे में थोड़ी सी भी बाधा समुद्री यातायात को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती है। संयुक्त अरब अमीरात का मानना है कि ईरान इस जलमार्ग में व्यवधान डालकर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि यूएई अब इसे खोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में लगा हुआ है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो देश इस जलमार्ग पर निर्भर हैं, उन्हें खुद आगे आकर इसे खुला रखने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि जाओ अपना तेल खुद हासिल करो, यह अमेरिका का काम नहीं है। उनके इस बयान को सहयोगी देशों के प्रति सख्त संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि यदि यूएई इस तरह की किसी सैन्य गठबंधन में शामिल होता है तो इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का वो कड़ा जवाब देगा। इसके अलावा इस कदम से वैश्विक राजनीति में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। खाड़ी देशों का सीधे युद्ध में शामिल होना इस संघर्ष को और व्यापक बना सकता है, जिससे न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। ऊर्जा बाजार पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। पहले से ही तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और यदि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर कोई बड़ा सैन्य टकराव होता है तो कीमतों में भी भारी उछाल आ सकता है। कुल मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात का यह कदम मध्य पूर्व के इस युद्ध को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है। अब यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कूटनीतिक समाधान निकलता है या फिर यह संघर्ष और अधिक गहराता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर संघर्ष थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि 2 से 3 हफ्तों में ये युद्ध रुक सकता है, वो इस बात की ओर संकेत दे रहा है, इस बात की संभावना व्यक्त कर रहा है कि अमेरिका इस युद्ध को खत्म करना चाहता है और ईरान भी कहीं ना कहीं से इस युद्ध को खत्म करना चाहता है, क्योंकि न केवल इस पूरे युद्ध में
जैसा कि ईरान कह रहा है कि नुकसान अमेरिका को ज्यादा हो रहा है, नुकसान दरअसल ईरान को भी हो रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है और यही वजह है विश्व में जिस तरीके की तस्वीर है बन रही है, उसे देखते हुए अमेरिका और ईरान दोनों ही ये चाह रहे हैं कि ये युद्ध जल्द समाप्त हो। कर लेते हैं चंडीगढ़ की, जहां सेक्टर 37 स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर बुधवार शाम एक जोरदार धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। ये घटना करीब शाम 5 बजे की बताई जा रही है, जब अचानक तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो अपनी जेब से एक वस्तु निकालता है, उसका लॉक खोलता है और उसे कार्यालय के बाहर फेंककर मौके से भाग जाता है। कुछ ही सेकंड्स बाद जोरदार धमाका होता है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को संदेह है कि यह साधारण देसी बम नहीं बल्कि ग्रेनेड जैसा विस्फोट हो सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर प्रमाण जुटा रही है और विस्फोटक के प्रकार की जांच की जा रही है। सूत्र ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी पंजाब क्षेत्र में इस तरह के ग्रेनेड बरामद किए जा चुके हैं, जिन्हें ड्रोन के माध्यम से सीमा पार से भेजे जाने की आशंका जताई गई है और इसी वजह से इस घटना को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं। सभी संभावित एंगल से जांच की जा रही है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि संदिग्ध की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमले के पीछे कौन लोग शामिल हैं और इनका क्या उद्देश्य था। अभी तक किसी संगठन या व्यक्ति ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस घटना के बाद पूरे चंडीगढ़ में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। तकरीबन 5 बजे हमें इंफॉर्मेशन आई थी कि बीजेपी ऑफिस 37 सेक्टर में एक कोई धमाके जैसी आवाज आई है। सूचना मिलने के बाद मैं और मेरी टीम यहाँ पे हम पहुंचे हैं। हमारे सेंटर फोरेंसिक साइंस टीम लेबोरेटरी भी यहाँ पे पहुंची है। प्राइमा से ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी क्रूड टाइप चीज यहाँ पे फेंकी गई है। एनआईए की टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं, एफएसएल टीम्स हैं, चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल, क्राइम ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम्स यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे कि भी लगभग 4:45 और 5 के बीच यहाँ एक बम ब्लास्ट हुआ और वहाँ बहुत सारा धुआं उठा और धुआं उठने के बाद जो है चारों तरफ एक पैनिक का माहौल था। धुआं सेटल डाउन हुआ, मिट्टी सेटल डाउन हुई। तो मिट्टी सेटल डाउन होने के बाद जो है जब यहाँ देखा गया तो एक स्कूटी डैमेज थी, एक कार डैमेज थी, कार के शीशे टूटे थे, छर्रे के निशान है, दीवार पे छर्रे के निशान है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये मैटर ऑफ कंसर्न है और पार्टी ऑफिस के बाहर ऐसा ब्लास्ट हो जाना मैटर ऑफ कंसर्न है। और पिछले 4 दिन से लगभग भारतीय जनता पार्टी के वर्किंग स्टेट प्रेसिडेंट यहीं ऑफिस में रुके हुए थे। आज सुबह 6 बजे निकले हैं। तो उसके बाद ये सब होना मैटर ऑफ कंसर्न है। बाकी अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस की गार्ड भी है, सीआरपीएफ की गार्ड भी है, लेकिन गार्ड से लगभग 15-20 फुट दूर जो है पार्टी ऑफिस की दीवार के एक कोने। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस बड़े खेल आयोजन में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। खेलों के माध्यम से आदिवासी युवाओं को राष्ट्रीय मंच देने की ये एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इसी विशेष मौके पर सुदर्शन न्यूज के छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा ने केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण विभाग की राज्य मंत्री रक्षा खड़से से विशेष बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने आयोजन को लेकर अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स देश के आदिवासी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा अवसर है, जहां उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ साथ आगे बढ़ने का मंच मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजन न केवल खेलों को बढ़ावा देते हैं बल्कि देश के दूर दराज क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को भी सामने लाने का काम करते हैं। रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आदिवासी युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हर सुविधा और प्रोत्साहन दिया जाए।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का उद्घाटन हो चुका है और इस दौरान पूरे प्रदेश की प्रतिभाएं जो है साफ तौर पर देखी जा रही हैं। और इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए देश भर से लोग आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में रक्षा खड़से जी हैं। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खेलो इंडिया और ट्राइबल गेम्स हो रहा है मैम, आपका अनुभव कैसा है और किस तरह से प्रतिभाओं को मौका मिल पा रहा है? मेरा अनुभव जो 2 दिन का रहा है काफी अच्छा अनुभव है, काफी अच्छा रिस्पांस यहाँ के सभी खिलाड़ियों के माध्यम से दिख रहा है, यहाँ के लोगों के माध्यम से दिख रहा है। क्योंकि सबसे पहले अहम बात है कि जो यहाँ लोगों के बीच में जो डर था नक्सलवाद को लेके, वो जो पूरी तरह से आज खत्म हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने जिस तरह से ये कमांड पूरी संभाली और यहाँ के राज्य सरकार के साथ मिलके, यहाँ के सभी फोर्सेस के साथ मिलके पूरा नक्सलवादी को यहाँ से खत्म किया और यहाँ के युवाओं को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास खेल मंत्रालय के माध्यम से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है, मैं भी मेरा सौभाग्य समझती हूँ कि आज ऐसे युवाओं के लिए मुझे काम करने का मौका मिल रहा है कि जिनका भविष्य खेल के माध्यम से उज्जवल है। एक सही दिशा में हम उन्हें ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो काफी अच्छा आयोजन यहाँ पे किया गया है और लोग भी काफी खुश है यहाँ। रक्षा जी, नक्सलवाद का समापन हुआ और खेलों का प्रारंभ हो चुका है, उदित हो रहा है लगातार खेल जो है, किस तरह संभावनाएं देख पा रहे हैं? भविष्य में इनिशिएटिव लगातार लिया जाएगा? डेफिनेटली आप देख पाओगे कि आने वाले दिनों में काफी अच्छे खिलाड़ी हमें यहाँ से आगे आते हुए दिखाई देंगे और उसके लिए शुरुआत हम अभी इस इवेंट के माध्यम से कर रहे हैं कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से जो अच्छे खिलाड़ी उनको केंद्र सरकार के साई के सेंटर में हम कैसे ट्रेनिंग दे पाएंगे कि उन्हें भी पता चलेगा कि किस लेवल की मैचेस होती है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, खेलना है और वो भी उस लेवल के एथलीट बन पाए कि जो आगे चल के हमारे देश के लिए खेल पाए। तो बिल्कुल रक्षा खट से रायपुर प्रवास पर है और उनका कहना है कि प्रतिभाओं को लगातार अवसर पूरे देश भर में मिलता रहेगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र साहू के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने धार्मिक शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर राज्यसभा में अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो वर्तमान में अल्पसंख्यक संस्थानों को प्राप्त है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शून्यकाल के दौरान कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ये समानता व्यवहारिक रूप से दिखाई नहीं देती। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रावधानों के कारण संस्थागत असमानता पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 30/1 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान चलाने और उनमें धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता है, जबकि हिंदू संस्थानों को इस प्रकार की स्वतंत्रता व्यवहारिक रूप से नहीं मिल पाती है। डॉक्टर शर्मा ने शिक्षा का अधिकार कानून का भी जिक्र करते हुए कहा कि जहां अल्पसंख्यक संस्थानों को इसमें छूट मिलती है, वहीं हिंदू संस्थानों पर यह नियम प्रशासनिक और आर्थिक बोझ बनकर लागू होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रामकृष्ण मिशन ने अपने शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा दिलाने का प्रयास किया था ताकि सरकारी हस्तक्षेप से बचा जा सके। हालांकि यह प्रयास सफल नहीं हुआ। भारतीय संविधान की धारा 14 धार्मिक शिक्षा की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। भारतीय संविधान की धारा 14 समानता का वादा करती है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अनुच्छेद 29-30 के कारण व्यवहारिक असमानता पैदा हो गई है। आज संवैधानिक व्यवस्था अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30(1) के तहत अपनी पसंद के संस्थान चलाने और धार्मिक शिक्षा देने की पूर्ण स्वायत्ता प्रदान करती है। ये इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हिंदू समाज को इसी मौलिक अधिकार से व्यवहारिक रूप से वंचित रखा गया है, यह आपत्तिजनक है। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम से अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट प्राप्त है, जबकि हिंदू स्कूलों पर यह प्रशासनिक और आर्थिक बोझ अनिवार्य रूप से थोपे जाते हैं। इसी मतभेद के कारण 1980 के दशक में रामकृष्ण मिशन ने पश्चिम बंगाल में अपने स्कूलों को राज्य सरकार के हस्तक्षेप से बचाने के लिए अल्पसंख्यक दर्जा मांगा था। हालांकि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि वे हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है और इसलिए अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आर्य समाज संचालित देवी संस्थान और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को अपने संस्थानों को सरकारी हस्तक्षेप से बचाने के लिए स्वयं को हिंदू से अलग या अल्पसंख्यक घोषित करने का असफल प्रयास किया गया। धार्मिक ग्रंथों के मामले में भी गहरा असंतुलन है।
जहां सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे कुरान और मिशनरी बाइबल की शिक्षा दे सकते हैं, वहीं हिंदू संचालित स्कूलों को वेदों या गीता के शिक्षण के लिए धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर उन्हें यह कह दिया जाता है कि सरकारी अनुदान लेने पर वे ऐसा नहीं कर सकते। मेरे वक्तव्य का आशय अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई सुविधा का विरोध न होकर उनकी ही भांति हिंदू शैक्षिक संस्थाओं को अधिकार दिए जाने से है। माननीय सभापति महोदय, अतः समय की मांग है एक देश एक विधान के अंतर्गत शिक्षा में संस्थागत स्वायत्तता सबके लिए हो। जो समानता सब में होनी चाहिए और शिक्षा का समानता ये समय की मांग है। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।